नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात जापान में प्रधानमंत्री के दौरे की, जिस पर बिहार, झारखंड समेत पूरे देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं। जापान में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, जब पीएम जापान पहुंचे तो वहां भारत के लोगों ने कैसे पीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये है जापान में पीएम मोदी का जलवा। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe. वाह पाँचवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो? वाह वाह। और जापानी में क्या लिखा है? और ये 3 भाषा लिख दी। मोदी ने छात्र की पेंटिंग पर ऑटोग्राफ भी दिया। पीएम मोदी का ये जापान दौरा बेहद अहम है। मंगलवार को पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। समझना जरूरी है कि पीएम मोदी का जापान दौरा क्यों इतना खास है। पीएम के जापान दौरे से देश को कितना फायदा होगा, समझिए। जापान में भारतीय समुदाय के करीब 40,000 लोग रहते हैं। जापान भारत का एक बड़ा आर्थिक साझेदार है और रणनीतिक सहयोगी भी है। हाल ही में जापान ने वादा किया है कि वो अगले 5 सालों में भारत में पब्लिक और प्राइवेट संसाधनों के जरिए करीब 42 अरब डॉलर का निवेश करेगा। पीएम मोदी ने बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की है और इसका सीधा फायदा भारत को होगा। वैसे तो कई उद्योगपतियों के साथ पीएम ने मुलाकात की है, लेकिन खबर तो समझने के लिए एक कंपनी के साथ बातचीत की अहमियत इसकी कैसे बढ़ती है, यह हम आपको समझाते हैं। पीएम सुजुकी मोटर्स के जो उनके लोगों से मिले हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नए इंजन के तौर पर उभरा है। भारत दुनिया में ट्रैक्टर का सबसे बड़ा निर्माता देश है और बसों का निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। सुजुकी कंपनी अपने गुजरात स्थित प्लांट की क्षमता 2025 तक बढ़ाने का लक्ष्य जता चुकी है और इसके लिए 10,440 करोड़ रुपए के निवेश किया जाना है। तो भारत में सबसे बड़ा बाजार और इसकी हिस्सेदारी रखने वाला सुजुकी मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा और इसका सीधा फायदा जहां भारत के पेट्रोलियम सेक्टर्स को होगा, क्योंकि इसमें बिजली
कम होगी, बिजली की खपत कम होगी, भारत को इससे मदद मिलेगी और साथ ही प्रदूषण स्तर को कम करने में एक सहायता मिलेगी। साथ ही जापानी कंपनियां भारत को अपने निर्यात का हब बना सकती हैं, जिसका सीधा मतलब होगा कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जाहिर है कि पीएम मोदी का यह दौरा कूटनीति के साथ अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जापान में हैं। सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले पीएम मोदी ने वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों से संवाद किया और संवाद में पीएम मोदी ने भारत जापान के रिश्ते की चर्चा की। साथ ही प्रवासियों को बदल रहे सामर्थ्यवान भारत के बारे में भी बताया। टोक्यो में सोमवार को जब पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों से मिलने पहुंचे तो पूरा सभागार मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर प्रवासी भारतीय उत्साहित थे और उनको सुनने के लिए उत्सुक भी थे। सभागार में पहले राष्ट्रगान हुआ और फिर पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने भारत जापान रिश्ते से की। भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है। दोनों देशों के रिश्तों की बात करते हुए पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध का जिक्र किया और कहा कि बुद्ध के शांति मार्ग पर चलकर ही मानवता बच सकती है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। अपने संवाद में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से बदले हुए सामर्थ्यवान भारत के बारे में बताया। साथ ही भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प दोहराया। हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, किस ऊंचाई को प्राप्त करना है, विश्व में हमारे झंडा कहां कहां कैसे कैसे गाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। यहाँ मोदी ने साफ किया कि संकल्प जरूर बड़े हैं, लेकिन वो इसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी आदत पत्थर पर लकीर खींचने की है। जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। मंगलवार को पीएम मोदी क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए इस खबर को भी समझिए कि जिस क्वाड की बैठक पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं, दरअसल वो है क्या। क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसकी स्थापना साल 2007 में हुई थी। क्वाड में 4 देशों का संगठन है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक वार्ता का एक मंच है और क्वाड का मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना। क्वाड से सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो है चीन। चीन के साथ भारत की सीमा विवाद दशकों से है। 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख में चीन ने दुस्साहस किया। अरुणाचल प्रदेश पर वो बेमतलब दावे करता रहता है। क्वाड में भारत को देख उसे चिंता सताने लगी है और भारत के साथ अमेरिका, जापान समेत ताकतवर देश के खड़े होने से चीन घबराता है। हालांकि भारत का साफ कहना है कि क्वाड चीन विरोधी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ज्ञानवापी की, जिस पर फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई को लेकर वाराणसी जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिपोर्ट देखिए, फिर खबर समझिए।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान व्यापी मामले के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम हो गया। मंगलवार को वाराणसी जिला अदालत ये तय करने वाली है कि मामले में दायर याचिकाओं में किस किस याचिका पर कब कब सुनवाई होगी। 45 मिनट तक चली लंबी बहस के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत में 4 याचिकाकर्ताओं की ओर से 19 वकीलों ने जिरहा में हिस्सा लिया। अदालत में सर्वे की रिपोर्ट पेश हुई और सभी पक्षों ने रिपोर्ट की कॉपी मांगी। सूची में नाम न होने के चलते कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को अदालत में प्रवेश नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ वकील हरिशंकर पांडे ने 156(3) CRPC के तहत आवेदन दायर किया है। ज्ञान वापी परिसर में वजू करने वाले और फव्वारा बताने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की गई। SP प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की अपील की गई। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पर इसको फुहारा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर IPC की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आगे यहाँ बेल करावें और अपना मुकदमा लड़े। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद का मामला करीब 31 साल से अदालत में है, लेकिन पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने ज्ञान वापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों की पूजा अर्चना करने और सर्वे कराने की मांग को लेकर निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत के आदेश पर ज्ञान वापी का सर्वे हुआ। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जिला कोर्ट को सौंप दिया। साथ ही सुनवाई पूरी करने के लिए 8 हफ्ते का समय तय कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मांगे क्या क्या हैं, पहले जानिए हिंदू पक्ष की मांग क्या है। हिंदू पक्ष की मांग है कि श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा हो, ये मांग है। वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग है। इसके अलावा नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाया जाए, ये भी मांग में है। शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे हो और वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम हो, जबकि मुस्लिम पक्ष वजूखाने को सील करने का विरोध कर रहा है। 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल खड़े कर रहा है। 1991 का एक्ट किसी भी धार्मिक ढांचे में बदलाव का विरोध करता है। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। जातीय जनगणना पर जंग जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में सरकार अपने दम पर जनगणना कराएगी और इसे लेकर जातीय जनगणना पर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सभी पार्टियों से राय मशवरा होगा, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ। कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। तो स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक के बाद शुरू हो जाएगा काम। हमको आज ही टेलीफोन पर बताया गया है कि संभवतः 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बिहार सरकार अपने दम पर राज्य में जातीय जनगणना कराएगी। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने की तैयारी करीब कर ली है और सभी राजनीतिक दलों से रायशुमारी जारी है। फिलहाल सर्वदलीय बैठक की तारीख तय नहीं है, लेकिन जल्द ही बैठक होगी और फिर काम शुरू हो जाएगा। तो स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा, यही उसका तरीका है। तो उसी के लिए ये बात हो रही है और सभी दल के लोगों के साथ चर्चा हो रही है। तो उसकी मीटिंग हो जाए
तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। जातीय जनगणना पर बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि आपस में बातचीत की जा रही है, जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। हम लोग का विमर्श चल रहा है और जल्द इस पर हम सब निर्णय लेंगे। अभी तक कोई डेट तय नहीं हुआ है? विमर्श चल रहा है ना, उसमें अब हम लोग निर्णय लेंगे और जब तिथि अंतिम रूप में कुछ तय होगी तो सूचना तो आपको मिलेगी। सीधा सवाल है कि जातीय जनगणना हम भी सीधा, हम लोग सीधा बात कर रहे हैं कि विमर्श चल रही है, इस पर हम लोग जल्द निर्णय लेंगे। जातीय जनगणना की मांग कोई आज की नहीं है। दो बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव विधानमंडल में पास हो चुका है। 23 अगस्त 2021 को जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सीएम ने तभी ये कहा था कि राज्य सरकार अपने दम पर जातीय जनगणना करा सकती है, लेकिन हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। खबर समझिए कि सियासी तौर पर जातीय जनगणना को लेकर क्यों इतना बवाल मचा है। लालू और नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों की राय एक है। मौजूदा हालात में यही फैक्टर बड़ा हो रहा है और इसे लेकर कई तरह की अफवाहें हैं। बहरहाल बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। 23 अगस्त को पीएम मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी और नीतीश कुमार के साथ 10 दलों के नेता भी गए थे। नीतीश कुमार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी, जबकि केंद्र ने पहले ही साफ कर दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। हालांकि केंद्र ने इस मांग को खारिज नहीं किया है। दरअसल विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 को पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। अब कर्नाटक मॉडल पर जनगणना की मांग हो रही है। 2015 में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण करवाया था, जिसे सियासी गलियारे में जातीय जनगणना का नाम दिया गया। सर्वेक्षण कराया गया, लेकिन उसके परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए। सरकार ने इसके लिए 162 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे। तो खबरें लगातार जारी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।